हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 2 जनवरी और आज के वीडियो में हम 2 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे तो उसका भी जवाब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्था ने 83,000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, UP-सीडा ने। अगला है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का 46वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, लखनऊ में। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ यानी कि जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक की आपको अगर PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के 8 मंथ के यानी जनवरी से अगस्त तक के सारी क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है और इसके अलावा भी UP GK से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी उसमें कवर किया गया है। तो अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला है, हाल ही में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, गोवा में। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाने वाला धनु यात्रा उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, मेघालय, और दूसरे नंबर पर है पंजाब। अगला है, भारत के किस राज्य का निर्वाचन क्षेत्र धर्मदम, ये क्या है? ये निर्वाचन क्षेत्र है। तो ये किस राज्य का है जहां पर देश का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, केरल का ये निर्वाचन क्षेत्र है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन यहाँ पे तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तमिलनाडु। अगला है, हाल ही में किसे FSSAI ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, गंजी कमलावी राव को FSSAI में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। अगला है, इनमें से किस बैंक ने हाल ही में राजस्थान में अपना प्रमुख कार्यक्रम MSME प्रेरणा लॉन्च किया? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, इंडियन बैंक ने। और किसी बैंक के द्वारा इस तरह का जो कार्यक्रम है वो पहली बार लॉन्च किया गया, तो याद रखेंगे इंडियन बैंक ने। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में क्षय रोग यानी कि TB के खतरे से लड़ने में राज्य के अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने IOCL के साथ एक समझौता किया है। दोस्तों हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC ने 28 दिसंबर 2022 को घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्षय रोग के खतरे से लड़ने में राज्य के अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्षय रोग आप लोग समझते हैं, TB से कहते हैं क्षय रोग। यह समझौता 2025 तक भारत में क्षय रोग को समाप्त करने के सरकार के लक्ष्य का भी हिस्सा है, क्योंकि सरकार का भी ये लक्ष्य है कि 2025 तक भारत में क्षय रोग को समाप्त कर दिया जाएगा पूरी तरह से। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोगों को मुफ्त में TB का इलाज उपलब्ध कराना है। तो ये बात यहाँ से याद रखेंगे कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने IOCL ने किन 2 राज्यों के साथ जो है क्षय रोग के खतरे को खत्म करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखेंगे आप उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक, अब ये जो समझौता किया गया है तो इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत जो IOC है ये दोनों राज्यों में क्या करेगा? मुफ्त में TB का इलाज उपलब्ध कराएगा। ठीक, तो ये बात यहाँ से याद रखनी है आपको, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने।
अगला है, राज्य के किस व्यक्ति को प्रथम आयाम सम्मान प्रदान किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, अरुण आदित्य को। दोस्तों, विमर्श केंद्रित संस्था आयाम है, एक संस्था है आयाम। तो इसने साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ष 2022 का आयाम सम्मान कवि व पत्रकार अरुण आदित्य को प्रदान किया। इस अवसर पर मेरी कविता क्यों सुने श्रृंखला के तहत उनका व्याख्यान व एकल काव्य पाठ भी हुआ। तो यहाँ से आपको यही याद रखना है कि साल 2022 का जो आयाम सम्मान है वो किस कवि या पत्रकार को दिया गया। तो याद रखेंगे आप, अरुण आदित्य को ये दिया गया है, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है, कौन सी संस्था है? तो आयाम नाम की एक संस्था है जो कि साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को ये सम्मान प्रदान करती है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, किसको दिया गया? अरुण आदित्य को। और ये जो अरुण आदित्य हैं ये हमारे यूपी से संबंधित हैं, ये बात भी यहाँ से याद रखनी है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट को लेकर के विवाद चल रहा है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि यूपी सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव की आरक्षण सूची में सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर क्या बात है कि जो स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं तो उसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक आदेश जारी किया था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला बताया गया, उसके आधार पर ही उनको आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से। लेकिन अभी क्या हुआ कि किसी ने याचिका दायर की हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और कहा कि ओबीसी आरक्षण में जो राज्य सरकार है उसने ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं किया। ऐसे में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने कहा कि राज्य सरकार बिना आरक्षण के, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिना आरक्षण के जो चुनाव है वो नहीं कराया जाएगा और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में ये जो है याचिका दायर की गई, उसके बाद ये जो चुनाव है वो फंस गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो बात आ रही है कि जो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला क्या है जिसकी वजह से जो चुनाव है वो फंसा हुआ है। तो देखिए, ये जो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला है इसमें 3 बातें होती हैं जिनको सरकार को अच्छे तरीके से इसका पालन करना होता है, ठीक है। पहली बात होती है, स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग की प्रकृति और नेताओं की कठोर अनुभवजन्य जांच कराने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन कराना, ठीक है। यानी कि स्थानीय निकायों में जो पिछड़ेपन की प्रकृति है उसकी जांच करने के लिए और जो नेताओं हैं इनके बारे में जांच करने के लिए एक आयोग का गठन कराना। दूसरी बात इसमें होती है, आयोग की सिफारिशों के बाद स्थानीय निकायों में आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना। ये बात भी यहाँ पे होती है कि किस तरीके से जो आरक्षण दिया गया है उसका अनुपात क्या है, ये बातें भी यहाँ पे क्लियर करना इसका एक हिस्सा होता है। अगली जो बात होती है वो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए जाने वाला जो आरक्षण है उसके सीटों की 50% तक सुनिश्चित करना। यानी कि जो अधिकतम आरक्षण है वो 50% तक ही होना चाहिए इन सबको मिला करके। तो ये इसमें ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले में 3 बातें होती हैं, ठीक है। इसी के चलते ये याचिका जो है दायर की गई थी कि राज्य सरकार सही तरीके से जो ओबीसी आरक्षण है उसको पालन नहीं कर रही है। तो अब यहाँ पर आप लोग समझे होंगे कि ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला क्या है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि इसी के आधार पर ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला भी देखा और याद रखेंगे कि यूपी सरकार में, उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के विवाद चल रहा है। अगला है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल किस देश में बनाया जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, स्कॉटलैंड में। दोस्तों, स्थानीय परिषद द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद ग्लासगो, स्कॉटलैंड में ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल बनाया जाएगा। ये 2 विश्व युद्धों के दौरान अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले लाखों भारतीय सैनिकों के बलिदान को याद करेगा। स्मारक पहल का नेतृत्व कलरफुल हेरिटेज मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट द्वारा किया जा रहा है जो स्कॉटलैंड के दक्षिण एशियाई समुदाय के इतिहास का जश्न मनाता है।
तो आपको यहाँ से याद रखना है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल जो है ये किस देश में बनाया जा रहा है, तो स्कॉटलैंड में ये बनाया जा रहा है। और स्कॉटलैंड में कहाँ पे, तो ग्लासगो एक जगह है स्कॉटलैंड में, वहाँ पे ये बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो मेमोरियल बनाया जा रहा है ये जो 2 विश्व युद्ध हुए हैं उस दौरान अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले जो लाखों भारतीय सैनिक थे उनके बलिदान को याद करेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और दोस्तों यहाँ से स्कॉटलैंड के बारे में भी याद रखेंगे कि स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, तो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की राजधानी है। और स्कॉटलैंड के सम्राट कौन है, यानी कि किंग कौन है यहाँ के, तो चार्ल्स तृतीय ये जो है स्कॉटलैंड के सम्राट हैं। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। और स्कॉटलैंड की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है, तो पाउंड स्टर्लिंग ये स्कॉटलैंड की करेंसी है। तो ये बातें भी यहाँ से याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म मेकर नितिन मनमोहन का निधन कितनी वर्ष की उम्र में हो गया, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 62 वर्ष की उम्र में। दोस्तों हाल ही में जो प्रसिद्ध फिल्म मेकर थे नितिन मनमोहन, इनका हाल ही में मुंबई में निधन हो गया और ये 62 ईयर के थे। उन्होंने जूही चावला और ऋषि कपूर की 1992 की फिल्म बोल राधा बोल, 1994 में अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर लाडला और 2011 में सलमान खान स्टारर रेडी जैसी फिल्मों का निर्माण किया था। नितिन मनमोहन को फिल्म शूल के लिए, कौन सी फिल्म, शूल के लिए 1999 में नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो काफ़ी बड़े फिल्म मेकर थे, याद रखेंगे आप। नितिन मनमोहन, हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये 62 साल के थे। ठीक है, कौन कौन सी फिल्में थी जिनका निर्माण इन्होंने किया था, तो आपको याद रखना है 1992 में बोल राधा बोल, 1994 में स्टारर लाडला और 2011 में खान की जो सलमान खान की मूवी थी स्टारर रेडी। तो ये सारी फिल्मों का इन्होंने निर्माण किया था और शूल फिल्म के लिए 1999 में नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे नाम, अगर पूछा जाता है किस क्षेत्र से संबंधित है तो आप याद रखेंगे सिनेमा से संबंधित है। अगला है, इंडियन आर्मी के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को। दोस्तों हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया। वह लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लेंगे जो 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। वालिया भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। वह सिकंदराबाद में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में इंस्ट्रक्टर भी थे। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को नियुक्त किया गया है। अगला है, आईटी मंत्री ने साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, स्टे सेफ ऑनलाइन। दोस्तों भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संचार और रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 28 दिसंबर को दिल्ली में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान, कौन सा है, स्टे सेफ ऑनलाइन, और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस G20 DIA लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग और डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाने के कारण नागरिकों में ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। यानी ये जो अभियान शुरू किया गया स्टे सेफ ऑनलाइन, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो यही उद्देश्य है जो देश के नागरिक हैं उनको ऑनलाइन सारे काम किए जाते हैं तो इसके बारे में सेफ रहने के लिए जागरूक किया जाएगा। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि और तेजी से विकसित हो रहे प्रौद्योगिकी ने अनूठी चुनौतियां पेश की हैं। तो ये यहाँ से याद रखेंगे कि ऑनलाइन की दुनिया में सेफ रहने के लिए जागरूकता बढ़ाएगा ये अभियान, स्टे सेफ अभियान, स्टे सेफ ऑनलाइन। तो इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ब्राजील, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं, कौन है ये, महान फुटबॉलर पेले। दोस्तों ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया। ये 82 वर्ष के थे। पेले कोलन कैंसर से जूझ रहे थे। पेले फुटबॉल के सर्वकालिक महान खिलाड़ी माने जाते हैं और 3 बार के विश्व कप विजेता रह चुकी हैं। उन्होंने 92 मैचों में 77 गोल किए। एक पेशेवर
फुटबॉलर के रूप में पेले ने कुल 3 बार फीफा विश्व कप जीता, 1958 में, 1962 में और 1970 में, जो अभी भी एक व्यक्तिगत फुटबॉलर के लिए एक रिकॉर्ड है। यानी कि ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इन्होंने 3 बार फीफा विश्व कप जीता, और अभी तक ये रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है कि 3 बार फीफा विश्व कप जीतने वाले कौन से खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। तो आपको याद रखना है, नाम क्या है इनका, पेले कोलन। पेले का असली नाम क्या है? तो इनका जो असली नाम है वो है एडसन अरांतेस डो नेसिमेंटो। ये इनका असली नाम है, लेकिन ये फेमस हैं पेले के नाम से। तो कोई ये नाम भी याद रखना है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको ये नाम दे दिया जाए। तो आपको याद रखना है कि इनका असली नाम क्या था। तो एडसन अरांतेस डो नेसिमेंटो, ये इनका नाम था असली, लेकिन पेले के नाम से ये फेमस है। फीफा द्वारा उन्हें द ग्रेटेस्ट का शीर्षक सम्मान भी दिया गया है। तो आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके नाम पर रिकॉर्ड भी है, अभी तक इन्हीं के नाम पर रिकॉर्ड चल रहा है, और काफ़ी बड़े खिलाड़ी थे फुटबॉल के। तो याद रखेंगे आप कि अगर ये भी कहा जाए कि किस देश से ये संबंधित थे, तो ब्राज़ील से संबंधित थे पेले, ठीक है। असली नाम क्या था? तो एडसन अरांतेस डो नेसिमेंटो, ये इनका असली नाम था, और 3 बार इन्होंने फीफा विश्व कप जीता, 1958, 1962 और 1970 में। अगला है, अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम जो है जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी किस देश के रहने वाले थे? देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया के सबसे गंदे आदमी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका अभी निधन हो गया है, ठीक है। नाम था अमो हाजी। किस देश के रहने वाले थे? तो ये ईरान के रहने वाले थे, ठीक है। इनका निधन हुआ कितने वर्ष की उम्र में? तो 94 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। अगला है, दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन किस देश ने बनाई? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे आप, स्विट्जरलैंड ने जो है दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन बनाई है। किस देश ने? तो याद रखेंगे आप, स्विट्जरलैंड ने। और ये कितनी लंबी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। ये कितनी लंबी है? तो 1910 मीटर, 1910 मीटर, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 2 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन है, ठीक। दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन किसने बनाई? स्विट्जरलैंड ने। अगला है, दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ पे विकसित किया गया? तो दुनिया का जो सबसे लंबा कांच का पुल है, ये विकसित किया गया है कहाँ पे? वियतनाम में। वियतनाम में विकसित किया गया है दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल। अब देखिए, इस कांच के पुल को नाम भी दिया गया है, क्योंकि नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप नाम भी याद रखेंगे। इसका नाम क्या है? तो सफेद ड्रैगन इस कांच के पुल का नाम है। और ये कितना लंबा है? तो वो भी आपको याद रखना है, 632 मीटर ये लंबा है, ठीक। दोनों बातें यहाँ से याद रखेंगे। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश में है? वियतनाम में, और हाल ही में बनाया गया था कुछ ही समय पहले। इसका नाम क्या है? तो सफ़ेद ड्रैगन इसका नाम है। अगला है, साल 2022 में विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का 119 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो अभी जो है दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ, ठीक है। 119 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। इनका नाम क्या था? तो नाम भी याद रखेंगे आप, केन तनाका। क्या नाम है? केन तनाका इनका नाम है। और ये किस देश से संबंधित थी? तो वो भी आपको याद रखना है, ये जापान की थी, ठीक है। 119 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, और ये अभी तक की, यानी साल 2022 तक की दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी। तो यहाँ से ये चारों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं। वैसे कई बार हमने आपको रिवाइज भी कराए हैं। अगला है, किस स्टार्टअप ने कार्बन फुटप्रिंट सैनिटाइज करने वाला ऐप लॉन्च किया? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, माई प्लान 8। स्टार्टअप फर्म माई प्लान 8 ने हाल ही में लोगों को उनके कार्बन फुटप्रिंट के बारे में संवेदनशील यानी कि सेंसिटाइज बनाने और कार्बन एमिशन को कम करने में मदद करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। ये ऐप लोगों के प्रतिदिन की एक्टिविटी के कारण उत्पन्न होने वाले कार्बन फुटप्रिंट को ट्रैक करने में मदद करेगा। स्टार्टअप का लक्ष्य माई प्लान 8 में 100 मिलियन लोगों को रजिस्टर करना है।
कार्बन फुटप्रिंट किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उत्पादित CO2 उत्सर्जन की कुल मात्रा को संदर्भित करता है। तो आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए हाल ही में किस स्टार्टअप फर्म ने कार्बन फुटप्रिंट के बारे में सेंसिटाइज बनाने और कार्बन एमिशन को कम करने में मदद करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो वो किया है माई प्लान 8 ने। अगला है, हर वर्ष नए साल पर 1 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, वैश्विक परिवार दिवस। दोस्तों हर साल 1 जनवरी को यानी कि नए साल के दिन विश्व पारिवारिक दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व शांति दिवस भी कहा जाता है। इस दिवस के माध्यम से लोगों में वैश्विक एकता और सद्भाव के विचारों को बढ़ावा दिया जाता है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि 1 जनवरी यानी कि नए साल के अवसर पे कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पारिवारिक दिवस जो है ये मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 2 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट था, हीराबेन मोदी, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग कोशिश किया करें कि क्वेश्चन का आंसर करें। और दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक भी किया करो, क्योंकि लाइक की संख्या मैं देखता हूँ काफ़ी कम होती है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर ऐसा कहीं लगता है कि कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। ये रहा आज का क्वेश्चन, हाल ही में कौन यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर किया करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।